इस चैनल पर जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो एक्चुअली में मेरा एक्सपीरियंस है और अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे, एक बुक है जिसका नाम है लोक व्यवहार, उसका चैप्टर नेक्स्ट। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर, आप नाम सुनोगे ना आपको रियली में बहुत अच्छा लगेगा। और वो है नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो लिखते हैं, किसी का नाम किसी भी भाषा में मधुर और सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ होती है। आगे कहते हैं, एंड्रू कार्नेगी को लोग स्टील किंग कहते थे, लेकिन स्टील के बारे में उनकी खुद की जानकारी अधिक नहीं थी। उनके कंपनी के कितने ही कर्मचारी स्टील के बारे में उनसे अधिक जानते थे, लेकिन कार्नेगी लोक व्यवहार में बहुत निपुण थे और इसी कारण वह इतनी दौलत कमा सके। बचपन से ही उन्हें आश्चर्यजनक संगठन शक्ति थी और नेतृत्व यानी कि एक प्रकार का मैनेजमेंट की प्रतिभा साफ साफ झलकती थी। 10 साल की उम्र तक एंड्रू कार्नेगी यह बात समझ गए थे कि लोगों को अपने नाम से बहुत प्रेम होता है। अपना नाम सुनते ही वे स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और अपनी इस जानकारी का उपयोग उन्होंने लोगों से मदद प्राप्त करने के लिए किया था। एक बहुत ही दिलचस्प घटना है, जब एंड्रू कार्नेगी ने बचपन में नाम को लेकर प्रयोग किया था। बचपन में जब वह स्कॉटलैंड में रहते थे तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला। कुछ ही समय बाद उनके पास छोटे छोटे खरगोशों का ढेर लग गया, है ना, जैसे कि ऑफ स्प्रिंग जो आती है। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह सभी खरगोश को पाल सके। तभी उनके दिमाग में एक कारगर विचार आया। उन्होंने अपने पड़ोस के सभी बच्चों को बुलाकर कहा कि यदि वह उसके खरगोश को दाना पानी देंगे तो वह उन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे। यह योजना तो चमत्कार बन गई और बाद में नाम के महत्व को कार्नेगी ने कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाला। इस घटना के वर्षों बाद अगर बात करूँ तो एंड्रू कार्नेगी ने इसी तरह का उपयोग बिजनेस में भी किया और करोड़ों करोड़ों डॉलर के स्वामी बन बैठे। उदाहरण जैसे कि कार्नेगी पेंसिल्वेनिया रेल रोड की स्टील की पटरियां बेचने के इच्छुक थे। उस समय जे एडगर, एक बंदे का नाम है, थॉमसन पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे। इसीलिए एंड्रू कार्नेगी ने पीटर्सबर्ग में एक बड़ी स्टील कंपनी को बनवा कर उनका नाम जो था वो रख दिया, एडगर थॉमस स्टील वर्क्स रख दिया। अब आप खुद ही इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं कि जब एडगर थॉमस की पटरियों को ज़रूरत पड़ी होगी तो क्या उन्होंने वह पटरियां रियर्स या फिर किसी रॉबक से खरीदी होगी? संभवतः नहीं। थॉमसन जो था बंदा ने वह पटरियां निश्चित रूप से एडगर थॉमस स्टील वर्क से ही खरीदी थी। जब कार्नेगी तथा जॉर्ज पुलमैन रेल रोड स्लीपिंग कार बिजनेस में एक दूसरे के प्रतियोगी बन गए थे तो एक बार फिर कार्नेगी को अपना बचपन का खरगोश वाला सबक याद आ गया था। एंड्रू कार्नेगी की सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की प्रतियोगिता पुलमैन की कंपनी से हो रही थी। दोनों की कंपनियां चाहती थी कि वे यूनियन पैसिफिक रेल रोड से बिजनेस प्राप्त कर सकें। इसलिए इस प्रतियोगिता में दोनों ही कंपनियां घाटे की कगार पर पहुंच गई थी। फिर पुलमैन और कार्नेगी दोनों ही यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए। अचानक एक दिन एक होटल के बाहर कार्नेगी की मुलाकात पुलमैन से हो गई। तो कार्नेगी ने उनसे कहा, गुड मॉर्निंग श्रीमान पुलमैन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों ही खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं? गुस्से से भरकर पुलमैन ने कहा, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? और फिर कार्नेगी ने पुलमैन के सामने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के स्थान पर हमें सहयोग के साथ काम करना चाहिए। फिर उन्होंने इस बात पर भी पुलमैन का ध्यान आकर्षित किया कि मिलकर काम करने से दोनों को ही फायदा होगा। पुलमैन ने भी कार्नेगी की बात का ध्यान दिया और उन्हें भी लगा कि
जो कार्नेगी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। उन्होंने पूछा, आप इस नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे? कार्नेगी ने तुरंत उत्तर दिया, स्पष्ट सी बात है, पुलमैन पैलेस कार कंपनी। सो कार्नेगी जो बंदा था ना, एक पर्सनैलिटी, उनको पता था लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आप भी अगर किसी से काम करवाना चाहते हैं तो उसका नाम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सामने वाले का पर्सन, ये कभी मत भूलिएगा। ठीक है, हैबिट डाल लीजिए इस चीज़ की। पुलमैन का चेहरा तो कमल की भांति खिल उठा। उन्होंने कार्नेगी से कहा, आप मेरे कक्ष में आइए, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। और फिर इस चर्चा ने एक इतिहास रच दिया। बिजनेस सहयोगियों तथा मित्रों के नाम याद रखने की नीति एंड्रू कार्नेगी के नेतृत्व के रहस्य में से एक थी। उन्हें अपनी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के नाम याद थे, जो कि बहुत बड़ी बात, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और इस बात पर वे गर्व भी करते थे। उन्होंने बताया, जब तक उन्होंने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में रखी थी तब तक उनकी स्टील कंपनी में कभी भी कोई हड़ताल या आंदोलन नहीं हुआ था। सन 1898 के दौरान रॉकलैंड काउंटी के एक दुखद घटना घटी। एक बच्चे की मौत हो गई तथा उसके पड़ोसी उसकी अंतिम यात्रा में जाने की तैयारी करने लगे थे। दूसरी ओर जिम फॉरले घोड़े को बांधने गुड़सान में गया था। तीखी ठंडी हवाएं चल रही थी और ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी। इसी कारण घोड़ा कई दिनों से बंधा था और वह पानी पीकर पलटा तो खेल खेल में मुड़ा। उसने अपने दोनों अगले पैर हवा में ऊंचे उठाए और जिम फॉरले के सीने पर मार दिए। ठीक है, इस तरह स्टोन पॉइंट के उस बहुत छोटे से गांव में एक ही दिन दो शव यात्राएं निकली। जिम फॉरले अपने पीछे बीवी, 3 बच्चे और बीमे के कुछ $100 छोड़ गया था। पिता की मौत के बाद फॉरले का 10 वर्षीय सबसे बड़ा बेटा ईंट के भट्टे में काम करने लगा। वह मिट्टी को भिगोकर उसे सांचे में भरकर ईंट का आकार देता था और फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था। जिम इसी कारण अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन उसकी असली मिलनसार प्रवृत्ति के कारण ही सब लोग उसे पसंद करते थे। बाद में वह राजनीति में चला गया और वहाँ उसने लोगों के नामों को याद रखने के असाधारण प्रतिभा को विकसित किया। वैसे तो वह उच्च विद्यालय तक भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन 46 के आसपास की आयु तक उसे 4 कॉलेजों की मानद उपाधियां मिल चुकी थी। फिर वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन तथा पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। एक साक्षात्कार के दौरान मैंने जिम फॉरले से उनकी कामयाबी का रहस्य जानना चाहा। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत। मैंने कहा, आप मजाक कर रहे हैं। इस पर जिम फॉरले ने मुझसे पूछा कि फिर उनकी दृष्टि में मेरी कामयाबी का रहस्य क्या है। इस पर मैंने उत्तर दिया कि मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। उस पर जिम ने उत्तर दिया, नहीं, तुमने गलत सुना है, मुझे तो 50,000 लोगों के नाम याद हैं। दोस्तों, 50,000 लोगों के नाम याद रखना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। 50,000 सुन के ही झटका लगता है एक इंसान को ना, तो नाम याद रखना एक बहुत बड़ी कला है। आप सोच के देखो कि एक अनपढ़ा, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा आदमी अगर ये छोटी सी कला सीखने के बाद इस यूएन के अंदर बहुत बड़े पद पर जा सकता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो कहते हैं, नाम याद रखने की इसी क्षमता के कारण फॉरले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सन 1932 में व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तो रूजवेल्ट की जो पार्टी का जो सदस्य था जिम फॉरले, उसने सारा मतलब जो मैनेजमेंट करना एंड जो भी पार्टीज वगैरह अरेंज करना वो सब इन्होंने ही किया था ना। ठीक है, जो भी मेहनत करनी थी वोट लेने के लिए, क्योंकि फॉरले ने चुनाव अभियान में रूजवेल्ट का प्रचार किया था। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो प्रचार उन्होंने ही किया था। जिम फॉरले ने लोगों के नाम याद रखने की यह कला जिप्सम कंपनी के सेल्समैन के रूप में यात्रा करते समय तथा स्टोनी पॉइंट के टाउन क्लर्क के रूप में काम करते हुए विकसित की थी। यानी समय लगा था, थिंग्स टेक टाइम दोस्तों। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन की गई शुरुआत एक दिन कंपाउंडिंग का जब रिजल्ट देती है, अगर आप उसे कंटिन्यू करते हो तो आप भी हैरान हो जाते हो कि इतना बड़ा रिजल्ट।
पॉसिबल नहीं है, लेकिन आता है। दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंपाउंडिंग। यूट्यूब पर आप देख सकते हो क्या होती है मल्टीप्लिकेशन कंपाउंडिंग की पावर। आगे चलते हैं। शुरुआती दिनों में यह तकनीक एकदम सरल थी। किसी भी नए आदमी से भेंट के समय जिम फॉरले उससे नाम पूछते, ठीक है, उसका पारिवारिक ब्यौरा क्या है, कारोबार क्या है, राजनीतिक विचारों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता था। फिर वह उन सारी जानकारी को तथा उस आदमी के चेहरे को अपने दिमाग में बिठा लेता था, हाथ मिलाते हुए उससे उसके परिवार की राजी खुशी पूछना, यहाँ तक कि उसके बगीचे तथा उसके पालतू जानवर के बारे में भी पूछ लेता था। इसके मतलब उसके इसी गुण के कारण लोग उसे इतना पसंद करते थे। रूजवेल्ट के चुनाव अभियान के महीनों पहले से ही जिम फॉरले ने हर एक दिन पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी राज्यों लोगों को पत्र लिखे थे और जगह जगह जाकर उनका जो चुनाव प्रचार किया था। वह जिस भी शहर में जाता वहाँ दोपहर या यात्री पर भोजन पर लोगों से मिलता था तथा उनसे खुले दिल से बातें करना और फिर दूसरे राज्य की ओर बढ़ जाता था। आगे अगर बात करें तो अपने प्रांत वापस लौटकर वह हर एक उस आदमी को पत्र भी लिखता था जिससे वह मिला था। इस सूची में हजारों नाम थे। उन सभी लोगों को जिम अपने हाथ से लिखकर पत्र भेजता था और उन्हें बड़े प्यार से संबोधित करता था, जैसे प्रिय जॉन, प्रिय बिल, और फिर नीचे लिखता था आपका जिम। जिम फॉरले ने यह पाठ बचपन में ही सीख लिया था कि संसार में हर एक आदमी को दूसरे से अधिक अपने नाम में दिलचस्पी होती है। किसी दूसरे के नाम को याद रखकर उसका सरलता से उच्चारण करना अपनेपन को दर्शाता है। किसी के नाम को भूल जाना या फिर उल्टा सीधा उच्चारण करना ये क्या है, बहुत ही गलत होता है। यह त्रुटि कभी कभी हमें कठिनाई में भी डाल देती है, ठीक है, इस बात का आप भी ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पे मैंने एक बार पेरिस में एक जन व्याख्यान पाठ्यक्रम का आयोजन किया और उस शहर में रहने वाले सारे अमेरिकियों को सूचना पत्र भेजे। फ्रांसीसी टाइपिस्टों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, इसलिए उन्होंने अनेक नामों की स्पेलिंग गलत लिख दी। तब पेरिस के एक बड़े अमेरिकी बैंक के वरिष्ठ व्यवस्थापक ने मुझे शिकायत पत्र भेजा, जिसमें उनसे मुझे बहुत सख्त बातें भी सुनाई गई थी। वैसे जिन नामों के उच्चारण कठिन हो उन नामों को याद रख पाना कठिन होता है। लोग इन नामों की या तो उपेक्षा कर देते हैं या फिर किसी उपनाम से पुकारने लगते हैं, जैसे कि सिड, लेविको, निकोडेमस, पेंडुलोस। अगर मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कोई भी नाम गलत तरीके से दोहराता हूँ, क्षमा करिएगा प्लीज़। नामक एक ग्राहक से कई बार मिलना पड़ता था। अधिकतर लोग तो उसे निक नाम से पुकारते थे, लेकिन लेवी ने उससे मिलने जाने से पहले उसके नाम का सही उच्चारण यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह सीख लिया था। जब लेवी ने उसका अभिवादन यह कहकर किया गुड आफ्टरनून उसका नाम, ठीक है, तो वह हक्का बक्का रह गया, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लेकिन तभी अपनी आंखों में प्रसन्नता के आंसू लिए वह बोला, श्रीमान लेवी, मैं इस देश में 15 वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे मेरे सही नाम से नहीं पुकारा, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो और ज़िंदगी में लागू करते हो, किसी को नाम से पुकारते हो बिल्कुल सही उच्चारण के साथ, तो वो बंदा आपका फ़ैन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बॉस। टेक्सास कॉमर्स बैंक शेयर्स के चेयरमैन बेंटल लव का मानना है कि कोई भी कॉरपोरेशन जितना बड़ा होता जाता है वह उतना ही अधिक भाव शून्य हो जाता है, यानी कि जो फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे डेड की ओर चल पड़ती है, जीरो की ओर चल पड़ती है। इसे भावपूर्ण तभी किया जा सकता है जब आप लोगों के नाम याद रखें, जो कि बहुत आसान काम है। ऐसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते जाओ, वो एक दिन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जो अधिकारी यह शिकायत करता है कि उसकी कंपनी में तो इतने सारे लोग काम करते हैं, वह किस किस का नाम याद रखे, तो वह निश्चित रूप से अपने कारोबार का एक आवश्यक भाग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो भूल रहा है, या फिर कहें तो वह गर्त में गिरता जा रहा है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है।
आगे अगर बात करें तो कहते हैं कारेन कर्श एक बंदे का नाम है, आई थिंक सो। कैलिफोर्निया के रांचो पैलेस एक पैलेस का नाम है। वर्ल्डिस की फ़्लाइट अटेंडेंट्स ने यह आदत विकसित कर ली थी कि वह अपने कैबिन में बैठे अधिक से अधिक यात्रियों के नाम याद रख सके, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही बड़ी कला के रूप में मानना चाहिए। वे उनकी सेवा करते समय यानी कि जब अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनके नाम से पुकारती थी। फिर तो लोग जैसे उनके दीवाने से हो गए और हर स्थान पर उनकी तारीफ के पुल बांधने लगे। एक यात्री ने तो यहाँ तक लिख दिया, कुछ समय मैं TWA एयर पंक्ति में यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं TWA को छोड़कर किसी दूसरी एयरलाइंस में यात्रा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपकी एयरलाइंस में यात्रा करते समय मुझे अनुभव यानी एक्सपीरियंस होता है जैसे मैं अपनी ही किसी निजी एयरलाइंस में यात्रा कर रहा हूँ। तो आगे राइटर लिखते हैं, लोग अपने नाम को तो किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। ये लाइन दोबारा से रिपीट करता हूँ, लोग अपने नाम को तो किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। अगर इस लाइन को समझ गए ना बॉस, तो ज़िंदगी में कामयाबी आपकी तरफ खींची चली आएगी। और ये मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया है। मैं काफ़ी सारे लोगों के, अब जितने भी लोगों से मिलता हूँ उनके नाम पूछता हूँ और अपने फ़ोन के अंदर जो आपको पता है एक की नोट जो होता है, कि जो भी एक नोट्स होता है उसके अंदर लिख लो, डायरी में लिख लो, पास में रखो, नाम याद करो, बार बार रिपीट करो। जब भी आप सेकंड टाइम उस पर्सन से मिलो ना तो उसके एक स्माइल, एक पॉजिटिविटी प्लस उसका नाम, इतना कर दिया ना आपने तो इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा ना वो बंदा। तो मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस हो चाहे किसी भी फील्ड में, आप धूम मचा दोगे, ठीक है। हमारे समय के महान अभिमानी तथा कटु दिल PT बार्नम एक पर्सन का नाम है, जो अपने समय का महान शोमैन भी थे, यानी कि शो वगैरह करते थे। अब पता नहीं किस प्रकार का शो है, चलो देखते हैं। इसलिए परेशान थी कि उनकी वंश को यानी कि उनके आगे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, जनरेशन्स हैं, उनके नाम को आगे चलाने के लिए उनका पुत्र नहीं था, ठीक है, आगे जो ऑफस्प्रिंग होती है। फिर उन्होंने अपनी बेटी के बेटे CH सीले, उसका नाम है, के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपना नाम बदलकर यानी कि बार्लम सीले जो कि उसका नाम था रख ले तो वह इसके बदले $25,000 दे देंगे। नाम का महत्ता इतना बड़ा उदाहरण क्या होगा कि शताब्दियों पहले से ही उच्च वर्ग के अमीर लोग लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों को दिल खोलकर आर्थिक मदद इसलिए देते आ रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित हो। यही हाल पुस्तकालयों में देख लो, संग्रहालयों में भी है। ऐसे दानियों की कभी भी कमी नहीं रही जो इन संस्थाओं को खूब दान दे सके, ठीक है, मात्र इसलिए कि उनका नाम मानवता के इतिहास में अजर अमर रहे, ठीक है। न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी में एस्टर तथा लेनॉक्स कलेक्शन है। तो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में बेंजामिन आल्टमैन और JP मॉर्गन के बेशुमार कलेक्शन है। यानी कि हर जगह जब आप जाओगे तो किसी न किसी का नाम लिखा होगा, ठीक है, किसी की याद में। तो कहीं ना कहीं लोग अपने नाम को अमर रखना चाहते हैं। इस बात को आपने समझना है और जीवन में अपने साथ इसे लेकर आगे चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी। जो लोग यह बहाना करते हैं कि वे अधिक नामों को याद नहीं रख पाते, उनमें से अधिकतर तो सिर्फ इसलिए नामों को भूल जाते हैं क्योंकि वे किसी भी नाम को खुद रखने के लिए ना तो प्रयास करते और ना ही चित्त एकाग्र करते, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और बहाना यह बना देते हैं कि व्यस्तता यानी कि बिजनेस के कारण वे अधिकतर नाम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता रियलिटी में, क्योंकि उनकी वाई जो है वो क्लियर नहीं होती। लेकिन उनमें से कोई भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से अधिक व्यस्त तो नहीं हो सकता, जो कि एक अपने समय के महान व्यक्ति थे। रूजवेल्ट तो समय निकालकर अपने मैकेनिकों तक के नाम भी याद रखते थे। सोच के देखो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी का एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि वो बंदा ऐसा करता था और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत बड़ी बात है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण पेश है। तो ये कहते हैं कि क्राइस्लर ऑर्गेनाइजेशन में
मिस्टर रूजवेल्ट के लिए एक खास तरह की कार का निर्माण किया गया था, ठीक है, क्योंकि पैरों के लकवे के कारण रूजवेल्ट किसी अन्य तरह की कार का उपयोग नहीं कर पाते थे। फिर एक मैकेनिक तथा वहाँ के जो कार ऑनर थे उस कार को पहुँचाने व्हाइट हाउस तक गए। यहाँ मेरे पास WF चेयरमैन का एक पत्र है जो यह दर्शाता है कि श्रीमान रूजवेल्ट कैसे थे। मैंने तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को केवल इतना सिखाया कि असामान्य उपकरण वालों इस कार को चलाया कैसे जाता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे यह सिखा दिया कि लोगों का जो हृदय है वो कैसे जीता जाए, उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाए। तो कहते हैं श्रीमान चैम्बरलैन आगे लिखते हैं अपनी बुक के अंदर, जहाँ पर वो लिखे हैं, जब मैं व्हाइट हाउस पहुँचा तो मैंने देखा कि प्रेसिडेंट बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। सबसे बड़ी बात, मुझे वहाँ पर बहुत सहज अनुभव हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि वह उन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे जो मैं उनके लिए लाया था। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने सामने वाले के काम में, उसके इंटरेस्ट में आपने भी इंटरेस्ट लेना है, तभी उसका इंटरेस्ट आप में आएगा, वरना भूल जाओ। कार का निर्माण इस तरह किया गया था कि उसे पूरी तरह से सिर्फ हाथों से ही नियंत्रित किया जा सके। फिर वहाँ कार देखने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। तो प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे तो यह बहुत शानदार लग रही है, मुझे बस इसके एक बटन को छूना है और फिर ये चल पड़ती है। इसे बिना किसी प्रयास के चला सकते हैं। यह तो वास्तव में उत्कृष्ट है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे काम करती है। मेरा मन तो करता है कि समय मिलने पर मैं इसका एक एक पुर्जा खोल कर देखूं कि काम कैसे करती है। बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं। फिर जब रूजवेल्ट के मित्रों व सहयोगियों ने कार की तारीफ की तो उन्होंने सबके सामने मुझसे कहा, श्रीमान चैम्बरलैन, मुझे ज्ञात है, मुझे पता है इस कार को बनाने में तुमने कितनी मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा मन से करता हूँ। यह वास्तव में एक उत्कृष्ट कार है। फिर उन्होंने बारी बारी रेडिएटर, खास जो रियर व्यू शीशे होते हैं, कार पॉइंट, घड़ी, ड्राइवर की सीट की बनावट, ठीक है, आदि आदि सभी चीज़ों की भरपूर तारीफ़ की। यानी कहने का तात्पर्य है हर चीज़ की तारीफ़ की जो सामने वाला उनके लिए लेकर आया है। उन्होंने उस हर एक चीज़ की तारीफ़ की जिन्हें बनाने में मैंने मेहनत की थी। फिर उन्होंने एक एक करके कार की सब विशेषताओं की और श्रीमती रूजवेल्ट, मिस परकिंस सेक्रेटरी ऑफ लेबर तथा अपनी सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। वे व्हाइट हाउस के पुराने पोर्टर को भी यह कहकर तस्वीर ले गए, जॉर्ज, आप इन सूटकेसों का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए बेताब दिख रहे हैं। तब ये कहते हैं, जब ड्राइविंग के बारे में सारी बातचीत समाप्त हो गई तो प्रेसिडेंट ने मेरी ओर मुड़कर कहा, ठीक है श्रीमान चैम्बरलैन, मैं फेडरल रिजर्व बैंक को पिछले आधे घंटे से इंतज़ार करवा रहा हूँ, अब मुझे काम पर लौट जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में मैं अपने साथ मैकेनिक को भी ले गया था। वहां पहुंचने पर मैंने रूजवेल्ट से उनका परिचय भी करवाया, लेकिन उसकी प्रेसिडेंट से अधिक बातचीत नहीं हो पाई थी। रूजवेल्ट ने भी उस मैकेनिक का नाम सिर्फ एक ही बार सुना था। मैकेनिक कुछ शर्मीले किस्म का युवक था, इसलिए वह अधिक बोल नहीं पाया, लेकिन विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की ओर देखकर उससे हाथ मिलाया और उसका नाम लेकर वॉशिंगटन में आने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उनका धन्यवाद भी बेबुनियादी नहीं था, वह शब्द तो सच थे जैसा कि मैं अनुभव किया था। तो आगे कहते हैं, न्यूयॉर्क से लौटने के कुछ दिनों बाद मुझे प्रेसिडेंट का एक फ़ोटो मिला जिस पर उनके ऑटोग्राफ भी थे। उन्होंने एक बार फिर मेरे प्रयासों की भरपूर तारीफ़ की थी। मैं तो अब तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के लिए उनके पास समय कहाँ से आ गया है। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भली भांति जानते थे कि लोगों की सद्भावना प्राप्त करने का सबसे सरल यानी कि सबसे आसान तथा सबसे महत्वपूर्ण ढंग कौन सा है। ठीक है, लोगों के नाम याद रखना और लोगों को यह अनुभव कराना कि वह इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ये सब कर पाते हैं? बहुत ही कम संख्या में, है ना। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
लोग तो हमसे मिलते हैं, हम कुछ देर बाद बातें करते हैं और गुड बाय कहकर उनका नाम भी भूल जाते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, राजनेताओं को तो यह बात शुरुआती दौर में ही समझ आ जाती है। किसी भी मतदाता का नाम याद रखना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कला कहलाता है। बहुत ही प्यारी स्किल है जो आप सभी को सीखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसे भूल जाना हारने की कला है, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। नाम याद करने की यह कला राजनीति के साथ साथ व्यापारिक तथा सामाजिक संबंधों में भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स को देखते हुए आप सभी को ये स्किल सीखनी चाहिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। लेट्स गो, ठीक है। लोगों के नामों को भली भांति याद रखकर उनका उपयोग करना सिर्फ राजाओं या सफल कारोबारियों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता, अपितु हर एक आदमी के लिए यह उपयोगी फायदेमंद होता है। इंडियाना में अगर बात करें तो जनरल मोटर्स का एक कर्मचारी केन नाम उसका है, आमतौर पर कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने जाता था। उसने देखा कि काउंटर के पीछे खड़ी औरत आम तौर पर क्रोधित सी रहती थी। वह करीब 2 घंटों से लगातार सैंडविच तैयार कर रही थी तथा मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच था, ठीक है। मैंने उससे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। उसने हैम को छोटे तराजू पर तोला। इसके बाद उस महिला ने मुझे लेट्यूस की एक पत्ती दी, आलू के चिप्स डाल दिए और सैंडविच थमा दिया। दूसरे दिन मेरे साथ फिर वही हुआ, वही महिला, वही मुस्कान। मैं मुस्कुराया और कहा, हेलो यूनिस, और मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। इस बार वह तराजू भूल गई। उसने बहुत सारा हैम डाला, लेट्यूस की 3 पत्तियां दी और आलू के बहुत सारे चिप्स उसमें डाल दिए, ठीक है। तो ऐसे इतने चिप्स डाल दिए कि चिप्स बाहर निकल रहे थे और गिरने की नौबत आ गई थी। यहाँ पर फिर चल गया नाम का जादू। तो ये जादू आपने सीखना है, आप जादूगर बन जाइए, ठीक है दोस्तों। अब तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि नाम हो तो वह जादू की छड़ी है जिससे हमारा जादू सामने वाले पर चल जाता है। नाम ही तो आदमी की अलग पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व का सही प्रतीक है। उसका खास नाम ही तो उसे दूसरों लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी व्यक्ति से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उस आदमी के लिए भी वह काम करना महत्व रखता है। अब चाहे नौकर हो या एग्जीक्यूटिव, नाम रूपी जादुई छड़ी सब पर समान रूप से असरकार होती है। अगर हम आगे बात करें तो कहते हैं कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन थर्ड, जो नेपोलियन महान के भतीजे थे, उनका मत यानी उनका मानना था कि राजकीय कर्तव्यों के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आने वाले हर एक आदमी का नाम याद रहता था। उन्होंने नाम याद रखने के लिए एक अगर बात करें तो बहुत ही सरल तकनीक खोजी थी। टेक्निक, यदि वह किसी का नाम ठीक तरह से नहीं सुन पाते थे तो कहते थे, माफ़ करना, मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया। माफ़ करना, मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया। स्माइल चेहरे पर रख के आपने ये शब्द बोलने हैं और कमाल देखना है। और यदि किसी का नाम लेने में कुछ कठिनाई हो तो कहते थे, इसे लिखते कैसे हैं। फिर पूरी चर्चा के दौरान वह उनके नाम को कई बार दोहराते थे और तथा उस आदमी के हाव भाव व चेहरे के साथ उसको जोड़ लेते थे। तो ये टेक्निक आपने भी इस्तेमाल करनी है किसी का नाम याद रखने के लिए। अब यदि सामने वाला आदमी कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण होता है तो वह उसके नाम को याद रखने के लिए और भी अधिक मेहनत करते थे। जब भी सम्राट अकेले होते थे तो कागज़ पर उस नाम को लिखकर उसकी ओर देखते थे, उसे याद करते थे और फिर अच्छी तरह दिमाग में बिठाने के बाद उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ देते थे। इस ढंग से वह कानों के साथ साथ अस्त्रों के भी माध्यम से उस नाम को याद रख पाते थे। हाँ, यह सब करने में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जैसा इमर्सन ने कहा है, अच्छे बर्ताव के लिए छोटे मोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। तो उनसे डरिए मत, ठीक है, जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी किताब जिसके बारे में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो देखो, एक्चुअली में ये है कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से मिलें उसका नाम पूछें, उसके नाम को याद रखें और जब भी नेक्स्ट टाइम मिले तो उसके नाम से उसको पुकारें, चेहरे पर स्माइल करें, पॉजिटिविटी के साथ
लोग आपके फ़ैन होते जाएंगे, नेटवर्क आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। और आपको पता है नेटवर्क, जितने लोग आपको जानते हैं ना, तो आप उन लोगों से कुछ भी काम करवा सकते हो। और यही सबसे बड़ी स्किल है इस दुनिया की, आप सभी ने सीखनी है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हो बिज़नेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यानी कि जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका है, वो है बिज़नेस करना, ठीक है। और उसके अंदर लगता कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको टाइम और एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो आपने करना यूँ है, डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होइए एंड आई विल टीच यू पर्सनली ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे इस ज़िंदगी में ग्रो करना है, कैसे अपने लाइफस्टाइल को और अच्छा करना है। धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ग्रुप्स के अंदर लाइक करें और एक पॉजिटिव सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।